बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाज़रीन, कहा जाता है दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स की वजह से जो ताल्लुकात होते हैं ममालिक के दरमियान में उनकी नेचर के अंदर आपको तब्दीली मालूम होती है और अपनी प्रायोरिटीज़ ममालिक तब्दील करते हुए आपको नज़र आते हैं। उसकी एक मिसाल 9/11 का वाक़या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका बहुत करीब आ गए। चाइना का उभरना एक और इवेंट था जिसकी वजह से भारत को स्ट्रेटजिक पार्टनर कहा जा रहा है। इसी हवाले से दहशतगर्दी के हवाले से अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आ रही हैं उस हवाले से भी जो हमारे ताल्लुकात हैं उनकी नेचर अफ़गानिस्तान के साथ तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। तो लिहाजा आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ़ इवेंट्स के ऊपर है, जिसमें पहले सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है, TTP की जो सेफ़ पनाह गाहें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उस हवाले से बात करेंगे। साथ में मोदी साहब का जो विज़िट है भारतीय प्राइम मिनिस्टर का फ्रांस का, उसकी नेचर क्या है, उसमें क्या पाया उन्होंने, क्या खोया और ख़ित्ते की सिक्योरिटी पे उसके क्या असरात होंगे। साथ में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है और वो ये कि जब हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जापान गए तो जापान के साथ हमारे ताल्लुकात की बहाली नज़र आती है, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और लास्ट सेगमेंट हम बात करेंगे जो स्वीडन की दाखिला हुआ है नेटो के अंदर और टर्की से जो उम्मीदें वाबस्ता थीं कि वो रजिस्ट करेगा, रजिस्ट क्यों नहीं किया, इसके पीछे टर्की के क्या मफादात थे, क्या महरक़ात हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ISPR की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे साथ को होस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है, जो दहशत गर्दी के जो ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान में, जिसमें अफ़गानिस्तान ने वादा किया हमारे साथ भी, चीन के साथ भी, दुनिया के साथ, कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशत गर्दी के हवाले से किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, वो वादा कहाँ पे गया? देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक डेवलपमेंट है और ये ज़ोब कैंट में जो हमारे 9 जवान शहीद हुए हुँ, और इसमें मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं कि आर्मी चीफ क्वेटा गए हुए थे, उन्होंने वहां पे बात भी की हुँ, और जो प्रेस रिलीज जारी की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में सेफ हेवन्स हेवन्स भी हैं और लिबर्टी ऑफ एक्शन भी है। मतलब कि वो मौजूद भी हैं और वहाँ पे जब उनका दिल करता है वो पाकिस्तान पे आके वो हमला कर देते हैं। और अभी एक नई चीज़ आई है डॉक्टर साहब के टीटीपी जो है बलूचिस्तान में भी ऑपरेट करना शुरू हो गई है। तो ये पिछले कुछ अरसे से जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ मिलिटेंट्स जो कि बलूचिस्तान के लोकल मिलिटेंट्स थे और जो टीटीपी है इनका जो गठजोड़ हुआ है उससे पाकिस्तान काफ़ी परेशान है। और आपको याद है कि सुहेल शाहीन ने अगले दिन टीआरटी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। सो डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि टी अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर रखना चाहते हैं। वो प्रेशर ये रखना चाहते हैं कि आप दुनिया में हमें रिकॉग्नाइज़ करवाएँ, हमें जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इंतहाई शर्म की बात ये है कि अफ़गानिस्तान को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हम उनके लिए क्या-क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करवाई, हमने उनको हुँ। जो है वो अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर को कई दफ़ा पाकिस्तान बुलाया, दुनिया में जाके उनकी बात की। उल्टा अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को इंसल्ट करने की कोशिश की कि हम कब कह रहे हैं कि आप जाके दुनिया में हमारे लिए पैसे माँगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहती है? पाकिस्तान में इंटरनली आपको पता है कि हमारे भी पॉलिटिकल हालात जिस तरह के हैं और फिर अफ़गान हुँ, तालिबान आने के बाद जो है उनकी पाकिस्तान में बड़े कम जो है लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अब तो वो जो मज़हबी रहनुमा हैं उनकी भी वो नहीं सुनते। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड में किसी की नहीं सुनते, वो दुनिया में किसी की नहीं सुनते। वो यूएन से जो है वो हर वक़्त उनको यूएन के स्टाफ ख़वातीन के स्टाफ को निकाल दिया। तो हमें बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान की कोई अफ़गानिस्तान पॉलिसी कोई नहीं है। हम रिएक्ट करते हैं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान और टीटीपी हमारे साथ कर देते हैं। क्योंकि हमें हुँ। समझ नहीं आ रही कि अफ़गानिस्तान में क्या करना है। और अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी अगर आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और मौजूदा डीजीआईएसआई ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था और उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हो सकता है कि हमें जो सेफ हेवन्स हैं अफ़गानिस्तान पे वहाँ पे हमले करने पड़ें उन सेफ हेवन्स को ख़त्म करने के लिए। तो मुझे तो
डॉक्टर साहब ये नज़र आ रहा है कि जो आईएसपीआर की देखिए जब फौजी जवान शहीद होते हैं तो आर्मी चीफ और सारी जो कमांड होती है उसके अंदर बड़ा तजब्जब आता है और बड़ी परेशानी बनती है। और आपको याद है कि एक-एक फौजी जो है उसके ऊपर कितनी जो है वो मेहनत होती है। एक-एक फौजी पाकिस्तान के लिए कितना कीमती है। हमने बड़ी मेहनत से अपनी फौज को इतनी ताकत दी है, इतना हम पैसा लगाते हैं, हम उतना उनकी सारा कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। लेकिन अगर इसी तरह अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि वो टीटीपी को होस्ट करते रहेंगे और हम 50-60 लाख अफ़गानियों को होस्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ केयर उनकी हॉस्पिटल, उनकी हर चीज़ों को केयर कर रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान में नेशनल बन गए और वो पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ खून की होली खेलें। तो ये 2 चीज़ें नहीं चल सकती। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को एक क्लियर कट और सख्त अप्रोच अफ़गानिस्तान के हवाले से लेनी चाहिए। अब हमने तो डॉक्टर साहब सच्ची बात है पिछले 50 साल अपनी आइडेंटिटी अफ़गानिस्तान को दे दी। हमने तो सब कुछ ही अफ़गानिस्तान को दे दिया और आखिर में हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो अगर पाकिस्तान ने टफ लाइन ना ली अफ़गानिस्तान के ऊपर और ये जो मीठी-मीठी बातें हम करते रहे तो इससे कुछ भी नहीं निकलना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बताया आपने। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है वाशिंगटन डीसी के अंदर, उन्होंने तो पहले ही कहा कि जो महफूज ठिकाने हैं इनको तालिबान की सपोर्ट हासिल है और बुनियादी वजह ये है कि वो बाहर की फोर्सेस के साथ तालिबान के साथ मिलकर उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहें, तो इसलिए तालिबान इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो वो एक मैप सुना है काबुल के अंदर लगा हुआ है जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात करता है, उसमें कुछ पाकिस्तान के इलाके भी आते हैं। फिर अभी हमने रिसेंटली हंगू और पारा चिनार के अंदर भी देखा, उनके हाथ भी वहाँ से मुलव्वस हैं। तो ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? ये जो आपने बात की कि हमने बहुत सारे अफ़गानी भाइयों को अपने साथ रखा हुआ है, ये कब तक बोझ उठाएंगे? इनको वापस क्यों नहीं कर देते ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप हो? डॉक्टर साहब देखिए पाकिस्तान ने तो जो है वो इन 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 द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड अफगान अवाम के हवाले से बड़ी कोशिश की कि उनको अगर वहाँ पे मुश्किलात हैं तो हम उनको हेल्प आउट करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम फॉर अ मोमेंट थोड़ा अपना वीज़ा रजीम को सख्त करें, थोड़ी ये जो क्रॉस बॉर्डर जो हमने वो जो फेंस लगाई थी उसकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी भी करें कि वो उसको कहाँ पे पहुंची है। हमने जब वो फेंस लगा रहे थे तो हम बड़ी बातें उस पे करते थे लेकिन हम उस पे हमें ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर ये वहां से जो दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं ये किस तरह आ रहे हैं, थोड़ी सी जनरल पब्लिक में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और वंस फॉर ऑल पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो नॉर्मली बोलती कम है और ज्यादातर वहां पे वो एक डिबेटिंग क्लब भी रह गया है, तो वहां पे एक सीरियस किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए कि हमें हमें अफगानिस्तान को किस तरह देखना है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की अवाम ओन करें अफगानिस्तान के इस ठीक है क्राइसिस डॉक्टर जो साहब, कुछ ये वहां पे बड़ा चल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि पार्लियामेंट को इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ हमारे आईएसपीआर की तरफ से अब तक रिस्पांस नज़र आ रहा है, पार्लियामेंट खामोश है। डॉक्टर साहब ये ईरान का दौरा हमारे आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है कि जो हम कहते थे ना अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखें, तो उसके सिक्योरिटी में भी पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे और इकानमी में भी नज़र आएंगे। तो इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट आई थिंक। देखिए डॉक्टर साहब अभी आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते ऑलमोस्ट चीन ने पाकिस्तान और ईरान की लीडरशिप को बुलाया था और हमारे बहुत सारे जो मिसट्रस्ट थे पाकिस्तान और ईरान के हवाले से वो दूर हुए हैं। ठीक है। उधर से आपको याद है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और ईरानी सदर ने जो बॉर्डर पे मार्केट्स का इफ्तिताह किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चीजें ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाइनीज इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और प्लस आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे तो वो भी उन्होंने भी ईरान के काफी दौरे किए और ईरान से भी बड़े हाई लेवल सिक्योरिटी विजिट्स पाकिस्तान हो चुके हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी क्योंकि बलूचिस्तान पे जो बॉर्डर ओपनिंग्स हो रही हैं एक तो वो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, प्लस मौजूदा आर्मी चीफ का जाना है एंड टू विन ओवर ईरान, बिकॉज आइंदा आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ईरान ने ही हमारी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। ठीक है। हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हम अब डॉलर नहीं बेच सकते और ऑयल नहीं खरीद सकते। उस तरह हमें ईरान से बहुत कुछ लेना है। हमारी गैस और तेल की जो जो जरूरियात हैं वो ईरान से पूरी हो सकती हैं और इसके लिए पाकिस्तान को थोड़ी प्रोएक्टिव एंड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। अगर इंडिया रशिया से तेल ले सकता है तो हम ईरान से क्यों नहीं ले सकते। ज़बरदस्त, और बहुत एट द खूब। एंड ऑफ द डे ये जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान की अवाम की सर्वाइवल का और उनकी स्टेबिलिटी का है। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का,
उस हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से जो खुशाइन खबर है, जो हमारी फॉरेन ऑफिस ने एक माइलस्टोन तय किया है रिगार्डिंग आवर रिलेशनशिप विद जापान, उस इशू के ऊपर हम बात करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे वक्फे से पहले मैंने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी, और पाकिस्तान और जापान एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस हवाले से हम बड़े मशहूर हैं कि जापान से पाकिस्तानी निज़ाद जापानीज़ जर्नलिस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आपको वेलकम करते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब आपके टाइम का। काइंडली पहले तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए कि जो जापान के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा रहा है वो कैसा रहा है। आप उसे कामयाब गर्दानेंगे, और साथ में बताइएगा कि पाकिस्तान की परसेप्शन बेहतर हुई है जापान के अंदर, क्या परसेप्शन है इस वक्त? डॉक्टर साहब ये बड़ा ज़बरदस्त दौरा था। मेरा ख्याल है एक इज़ ऑनर फॉर पाकिस्तान के जितनी इज़्ज़त जापानीज़ गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बिलावल भुट्टो साहब को दी है, बहुत ही इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है यहाँ पे, और ये बड़ा कामयाब दौरा रहा है। तो तकरीबन इनकी वो 1 दिन की ऑफ़िशियल मीटिंग थी ज़्यादा, और उसमें जो मैंने देखा मतलब कि जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ इनकी बात हुई, जापानीज़ हयाशी सन है हमारे हयाशी फॉरेन मिनिस्टर साहब। पहले तो उन्होंने आते सारे उनको मुबारकबाद दी कि आपको नया फॉरेन मिनिस्टर बनने पे मुबारकबाद देते हैं, आप यंग हैं। माशाल्लाह बड़े खुश हुए बिलावल साहब। और जो बात उन्होंने की कि असल में पिछले साल जो हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर आबे शिंजो साहब थे, उनका असैसिनेटेड, उनका कत्ल हो गया था जी यहाँ पे। जी। उन्होंने इजहार ताज़ियत किया बिलावल साहब ने, पहले ये बात की आते सारी। उन्होंने कहा मैं आपका दुखी। तो ये इस जो कहते हैं ना कि किसी का ताज़ियत करना, ये उसका दिल जीत लेने की बात होती है। तो उन्होंने बड़ा शुक्र अदा किया। और उसके बाद फिर जो है ना इनकी फॉर्मल जो बातचीत शुरू हुई, तो उनमें बातचीत में उन्होंने ये कहा कि जो जापान चाह रहा है कि वो चाहता है कि पहले, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ने इनका भी शुक्रिया अदा किया कि लास्ट ईयर अफगानिस्तान से जो जापानीज थे उनको वापस लाने में जापान में पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ी मदद की। तो कह लगे हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे जापानीज लोगों की जो है लाइफ को सेव किया, और एक दूसरे को ये शुक्रिया अदा करते रहिए। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो हमारे हयाशी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो इस वक्त जो हम चाह रहे हैं कि ये फ्री फ्रीज इसके कहते हैं कि इंडो पैसिफिक का जो है ना फ्री एंड ओपन, इसके ऊपर थोड़ा सा आप जोर दें ताकि हम अपने एक दूसरे के साथ बायलिटरल जो है वो अपना रिलेशन कायम हो सके। ठीक है हुमायूं और साहब। डॉक्टर चीमा साहब, ये हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है जब फॉरेन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट जब आपस में मिलते हैं। एक तरफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने साथ ही सोफा रखवा के हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बिठाया, तो ये जो एक ट्रेंड था उससे ज़रा हट के ये हमें नज़र आता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आपको याद हो कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो उन्होंने जो जॉइंट कम्युनिके जारी हुआ था उसमें पाकिस्तान का जिक्र भारत ने करवाया था, और ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म, और जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पे बड़ा प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसमें जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं, और एक और बात बता दूं, दैट विल बी न्यूज़ फॉर यू, ये इनविटेशन पिछले साल का था। लेकिन अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब गए नहीं, और अभी ही वांटेड कि मैं जाऊं, और वो जाके वो गए, पहुंचे वहां पे, और फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात करवाई गई। और इसलिए मुलाकात करवाई गई बिकॉज ही इज बीइंग कंसिडर्ड कि शायद वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, वो बनेंगे, तो ये एक जरूरी एक चीज है। सो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो वैल्यू है इस हवाले से वो दैट इज बीइंग टेकन दिस वे। दूसरा, जैसे भी बात थी कि आपने जिक्र कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि बिल्कुल साथ बिठाया गया, ये बड़ी आम बात है। नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर पूरे डेलीगेशन के साथ मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जापान ने बड़ी अहमियत दी, और वो जो इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए, वो लिफ्ट ना करवाई जाए, वो बहुत जबरदस्त एक मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान की तरफ से मैसेज चला गया दिल्ली को कि आप हमें हर मुल्क के साथ बैठ के हमें इस तरह डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, हमें तो ऐसे इज्जत मिलती है जब हम उनके कैपिटल्स में जाते हैं। तो वो जो हमारा वजीर आजम कहते हैं ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है,
भारत का एजेंडा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लिंक करें, तो वो चीज साबित हो गई बिलावल भुट्टो जरदारी के ये जो जापान का दौरा है इस हवाले से। और बाकी चीजें ये रह गई कि अब हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है कि हम जापान के साथ जो है वो ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से चीजें मैनेज कर सकें, क्योंकि जापानीज कंपनीज आजकल पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल में है। सो डॉक्टर साहब, अदरवाइज ये दौरा पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था और इंडिया को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें गया। बहुत खूब। हुमायूं साहब, ये बताइएगा इसके पीछे फॉरेन ऑफिस का क्या आपको रोल नज़र आता है और क्या क्या मुआहदे तय पाए हैं, और इस हवाले से क्या पाकिस्तानियों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जापान के अंदर? जी डॉक्टर साहब, असल में ये काम जो सक्सेसफुल मिशन हुआ है ये फॉरेन ऑफिस की वजह से हुआ है। मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर असद मजीद खान साहब जो इस वक्त इनके सेक्रेटरी है फॉरेन के, वो असल में दोस्त है मेरे। हम एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, क्यूशी यूनिवर्सिटी से। और वो एक हफ्ता पहले आए और सारी उन्होंने कमिटमेंट की है प्राइम मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। वो असल में 30 साल यहाँ पे रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और उससे एम्बेसडर के अलावा भी वो 30 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन में वो सब कुछ जानते हैं कि कैसे इन दोनों मुल्कों को जोड़ा जा सकता है। और उन्होंने जो इसमें मेन जो काम हुआ वो ये कि हम जो है ना मतलब पीपल टू पीपल जो है ना डिप्लोमेसी करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे जापानीज लोग पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान से जो मैन पावर है वो आए। और उसकी डेवलपमेंट ये कि अभी मेरी वो बात हो रही थी एम्बेसी की जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस साल तकरीबन 900 के करीब ऑलरेडी पाकिस्तानी आ चुके हैं जापान में। अच्छा। लीगल तरीके से, यस। और वो है कि ज़्यादातर आईटी बिजनेस में है, और उनका तरीकाकार यही है कि वो एक उसका लेवल है कि आपको जापानीज पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आईटी में इनकी बड़ी डिमांड है जापान में इस वक्त, और डिफरेंट फील्ड्स में लोग आए हैं। और अभी वो एम्बेसी की ये टारगेट ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं तकरीबन ये 1000 में जाना चाहिए इसको। एक टारगेट उन्होंने कंप्लीट कर लिया इस साल, और फ्यूचर में आई थिंक इनकी यही डिमांड है कि हमें आईटी में चाहिए और स्किल्ड पाकिस्तान, स्किल्ड लेबर चाहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप अगर कोई सवाल करना चाहे हुमायूं साहब से तो ये बताइएगा कि हुमायूं साहब के ये जो पाकिस्तानी वहां पे जा रहे हैं, और इस हवाले से कोई पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की एम्बेसी ने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है कि पाकिस्तानियों को बताया जाए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पर्टिकुलरली, क्योंकि जापान में जो नॉर्मली जॉब्स चाहिए वो टेक्निकल साइट्स पे चाहिए होती हैं, तो इस हवाले से कोई मैसिव कोई एम्बेसी हमारी वहां पे कोई कैंपेन्स चलाती है या कोई अवेयरनेस इस हवाले से पाकिस्तानियों को देती है? जी सर, आज ही मेरे ख्याल है एम्बेसी में एक सेमिनार हुआ, उसमें उन्होंने काफ़ी जापानीज कंपनियों को बुलाया और पाकिस्तान से ऑनलाइन जितने भी कंपनीज हैं उनको टाइप करके एक सेमिनार किया है। उसकी डिटेल मैं बाद में इंशाल्लाह दूंगा। और उसमें यही बताया कि वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि क्या क्या डिमांड चाहिए उनको, कैसे जापानीज की क्या डिमांड है और पाकिस्तान कैसे उनको सप्लाई कर सकता है। तो एम्बेसी ऑलरेडी इसमें बहुत बड़े सेमिनार करती जा रही है, और ये तकरीबन साल में बहुत सारे इन्होंने सेमिनार किए हैं, और मेरे ख्याल है वो यूनिवर्सिटी में भी करने की जरूरत है। आई थिंक आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल वहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, लेकिन आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप आज की जो उनकी पोस्ट लगी है उसमें सारी डिटेल दी गई है कि हाउ टू अप्लाई वीज़ा, हाउ टू कम हियर, मतलब किस किस चीज़ की डिमांड है, वो डिटेल में उन्होंने सारा शो किया हुआ है यहाँ पे। हुमायूं साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। जो नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करना चाह रहे हैं, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने विजिट पे किया है फ्रांस का। अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका का विजिट पे किया। उसके बाद हम बहुत सारे अब आर्टिकल्स देख रहे हैं, खुद इंडिया से देखते हैं अरुणिता राय ने बड़ा इसके ऊपर क्रिटिक किया है, खुद अमेरिका में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ भारत ये का मौक़िफ़ ये है कि ये जो इस वक्त का दौरा है ये फ्यूचर कोर्स ऑफ पार्टनरशिप तय करने जा रहा है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। इस दौरे के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है फ्रांस के अंदर भी सारे लोग वेलकमिंग नज़र नहीं आते। फ्रांस की जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि इंडिया तो हमारा दोस्त है लेकिन मोदी को हम दोस्त नहीं समझते, बिकॉज जो मुसलमानों के साथ भारत के अंदर हो रहा है उसकी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप थोड़ा रोशनी डालिए कि इसके अंदर जो मेन फीचर्स थे इस दौरे के वो क्या क्या हैं। देखिए, फ्रांस के अंदर ये जो दौरा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि तकरीबन 1998 से लेके अभी तक ये तकरीबन 25 साल की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको कहा जा रहा है कि वो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, एक बात। दूसरा ये है कि इससे पहले एमेनुअल मैक्रोन को मोदी साहब ने इनका जो 26 जनवरी होता है रिपब्लिक डे, उस पर भी बुलाया हुआ है। सो ये भी एक रेसिप्रोकल एक वो जो इन्विटेशन आप समझ लें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको याद हो कि इंडिया ने 36 राफेल पहले ही खरीदे हुए हैं फ्रांस से, और अभी 26 राफेल का मजीद ऑर्डर दिया और 3 कुछ सबमरीन्स का भी ऑर्डर दिया, और ये जो राफेल वो ले रहे हैं ये सारे के सारे देयर मरीन राफेल हैं। सो एक चीज जेन में नजर आती है, विद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स
with the massive air power for the international seas, इससे पता चलता है कि इंडिया समझता है कि उसको एक नेवल पावर बनना है। सो इसके लिए, और आपको पता है, मैं डॉक्टर साहब बताता चलूं कि जो फ्रांस है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में। ओके। सो वो अपने आप को कहते हैं कि वी आर जस्ट, हम इस खित्ते का हिस्सा हैं। और 6-7 ओवरसीज टेरिटरीज हैं फ्रांस की इस खित्ते में, जो कि बड़ी देर से, जिसको फ्रांस ने अब पॉलिटिकली एक्टिवेट किया है ताकि इस खित्ते के ममालिक के साथ करीब हो। सो इफ एंड फ्रांस हैज इट्स ओन इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटजी, जो कि अमेरिकन से अलग है। और वो ये बेसिकली ये जो था ना, एक नेटो के अंदर और ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स के अंदर एक डिस्कॉर्ड भी आया इस वजह से, बिकॉज फ्रांस ने ये कहा कि अमेरिकन अकेले इंडो पैसिफिक में चले गए और बाकी तहादियों को छोड़ गए हैं। सो फ्रांस की अपनी ये डॉक्टर साहब, आप बड़ी इंडो-पैसिफिक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसको हम कैरी ऑन करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेते हैं। जब वक्फे के बाद आएंगे तो डॉक्टर कमर चीमा की बात को हम जारी रखेंगे और ये पूछेंगे कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये एशिया की सेंचुरी है, और दूसरी तरफ इतनी डिपेंडेंसी मगरिब की तरफ स्टिल आपको नज़र आती है। इंडिया का जो राग अलापना है कि हम साउथ की लीडरशिप हम हमारे पास है, तो फिर वो फ्रांस क्या करने गए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर कमर चीमा साहब वजाहत दे रहे थे कि फ़्रांस का क्या मौक़िफ़ है उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो मगरिब है उसकी तरफ हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए और ये एशियन सेंचुरी है, तो ये एशियन सेंचुरी फिर कहाँ पे चली गई? और साथ में ये भी फरमा दीजिएगा कि फ़्रांस जो है इस वक्त रूस के बाद सबसे बड़ा हथियारों का तरसील करने वाला है, तकरीबन 30% के करीब बताया जा रहा है। तो भारत का जो ये मौक़िफ़ है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, ख़ुद इन्हिसारी की तरफ हम जाएंगे, ये ख़ुद इन्हिसारी की तरफ तो नहीं, ये तो मगरिब की तरफ भरपूर इन्हिसारी की तरफ जाना है। जी देखिए इसमें एक चीज है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत सारा इसमें जो प्रोडक्शन होगी वो मेक इन इंडिया है प्रोजेक्ट के तहत है। और बहुत सारी ये जो फ्रेंच कंपनीज है, ये इंडिया में आके, फॉर एग्जांपल ये जो 3 सबमरीन्स हैं, इसका बहुत सारा काम इंडिया पे हुआ है। राफेल के हवाले से, इवन बोइंग के हवाले से, जो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में वो करने जा रहे हैं। सो एक तो वो ये चीज है कि वो सारी जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एशियन सेंचुरी को लीड नहीं कर सकता जब तक वो वेस्ट से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ना ले और वेस्ट की थपकी ना ले। अमेरिका हो, फ्रांस हो, जितने ये ममालिक हैं, जब तक ये इंडिया के साथ खड़े नहीं होंगे, वो इंडो साउथ ग्लोबल साउथ की जो वो सो कॉल्ड वो उसको लीडरशिप का इंडिया को शौक है, वो अचीव नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि वो उसके पास वो इकोनॉमिक टूल्स नहीं है, वो डिफेंस टूल्स नहीं है, वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, सपोर्ट वो पार नहीं है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो आईएमएफ में रोल प्ले नहीं कर सकते। सो इंडिया को जस्ट इमीडिएटली चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए समहाउ ये जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से इन डिस्कशंस की जो में ले आया गया है और ये कहा गया है कि ठीक है इंडिया इसको आए लीड करे, लेकिन बाकी जो डिफेंस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी, उसमें आज भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का बड़ा जारी बात है होल्ड है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि इमीडिएटली चाइना को काउंटर करना है। मेरी गुजारिश ये है कि चाइना और भारत का हम मवाजना कर ही नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ $3 ट्रिलियन इकॉनमी, जो कि साल के एंड में कहा जा रहा है कि $4 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, और कहाँ 19 ट्रिलियन इकॉनमी, तो कोई मवाजना ही नहीं है। और चाइना अपनी प्रोडक्ट्स खुद बना रहा है, 6th जनरेशन जेट फाइटर्स बना रहा है, जबकि भारत अभी टेक्नोलॉजी बारो करने की बात कर रहा है, तो कोई मवाजना है ही नहीं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए पाकिस्तान को हमें जो अपनी एक तो जो डिफेंस के हवाले से मजीद कोशिश करनी चाहिए कि टर्की और चाइना के साथ अपनी डिफेंस जो है कैपेबिलिटी इनहेंस करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, हम अगर उनके साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकें, जैसे हमने JF-17 बनाया था, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं है। सो हमें जाना है उन ममालिक के पास जो हमारे साथ JVs भी कर सकें, वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकें और हमें हेल्प आउट कर सकें। सो मेरा ख्याल है इमीडिएटली तो मुझे यही नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी 2 मिनट हैं और बात कर लेते हैं। स्वीडन की शमूलियत हुई है और पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो देख रही थी टर्की की तरफ कि स्वीडन की जो शमूलियत है नेटो के हवाले से उसको रोकेगी। जो बदकिस्मत वाक़या पेश आया कुरान पाक के जलाने के हवाले से, इसमें सिर्फ मैं इम्तियाज़ महमूद साहब की ट्वीट आपके सामने रख लेता हूँ
उन्होंने ये कहा है कि द लास्ट टाइम टर्की प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कुरान बर्निंग, अल्लाह सेंट एन अर्थक्वेक। एर्दोगान लर्नड हिज लेसन दिस टाइम अराउंड आफ्टर कुरान बर्निंग इन स्वीडन, टर्की ड्रॉप्ड अपोजिशन टू स्वीडन ज्वाइनिंग नेटो। हुमायूं साहब, आप फरमा दीजिएगा कि हम अर्तुरुल ड्रामा देख देख कर हमारी निगाहें लगी हुई थी टर्की की तरफ के मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करते हुए वो स्वीडन को एक लेसन ज़रूर देंगे, ये क्या हुआ है? अच्छा, हम जो समझ रहे हैं ना कि टर्किश इस्लामिक कंट्री है, मेरा ख्याल है उसे इस्लामिक कंट्री ना ही कबूल करें तो ठीक है। दे आर माइंडेड, जो है ना उनका यूरोपियन माइंड है सारा, जो मेरी यहाँ से ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे भी जो टर्किश के दोस्त है मेरे, वो ईद भी अपनी मनाते हैं, उनका इस्लाम का सिस्टम ही अपना एक अलहदा सा है। तो आप जो उसको देख रहे हैं ना कि इस्लाम के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो प्योर इस्लामिक कंट्री, वो सिर्फ आप सऊदी अरबिया को कह सकते हैं या हम पाकिस्तानी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस्लाम का जज्बा ज़्यादा होगा। तो यूरोप के साथ हमने जो है ना भी, वो हुमायूं साहब, हमने भी कोई ख़ास प्रोटेस्ट, हमने तो सिर्फ प्रोटेस्ट किया है, कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस नहीं दिया। यूनाइटेड नेशंस को लिखते, स्वीडन की हुकूमत को कोई खतूत लिखते। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप फरमाइएगा इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे? टर्की ने क्यों कर रास्ता दिया है स्वीडन को कि नेटो के अंदर शमूलियत अख्तियार करे? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि टर्की ने बड़ी देर से रोक के रखा हुआ था, और टर्की का देखें, इसमें कोई मुस्लिम वर्ल्ड का इशू नहीं था। टर्की का इशू था कि ये जो फतहुल्लाह गुलन और वो फैक्टर्स जो कि टर्की के अंदर, आपको पता है 2016 में मिलिट्री कू में जो फैक्टर्स, जो एक्टर्स, फैक्टर्स और जो मोटिवेट लोग थे, इन्वॉल्व थे, उनको सजाएं दे या स्वीडन हमारे हवाले करे। ठीक है, टर्की कुर्दिश कोई ग्रुप के हवाले से जाहिर भी बात है, कहा जा रहा है और F-16 के हवाले से भी कहा जा रहा है मेरे ख्याल में कि वो अमेरिका से उसकी जी, तो वो जी। बेसिकली इसको एज अ बार्गेन इस्तेमाल कर रहा था अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ओके। तो एक तो ये चीज हो गई। सो मुझे ये लगता है, और दूसरा ये है कि, और अब काफी ज्यादा हो गया था, सारा वेस्ट बड़ा परेशान था, और क्योंकि हालात रशिया के साथ ऐसे, तो अमेरिकन ने, बाकी बहुत सारे ममालिक ने टर्की से स्पेशल, और अगर आपको याद हो द डे टर्की तैयब उर्दगान का इनॉग्रल डे था, तो नेटो जनरल सेक्रेटरी की उसी दिन मुलाकात हुई थी और बहुत सारी चीजें तय हो गई। सो मेरा ख्याल है ठीक है, टर्की को एश्योरेंसेस भी दे दी गई हैं और टर्की के कंसर्न्स भी एड्रेस हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत है। $11 बिलियन की IMF से एड भी टर्की को मिलेगा। टर्की के बिहेवियर के अंदर आपको ये पैटर्न नज़र आता है। बहरहाल टाइम की किल्लत है, इस पर मजीद बात नहीं हो सकती। नाजरीन, यही कुछ था हमारी तरफ, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नए हफ्ते और अगले हफ्ते नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, डॉक्टर कमर चीमा साहब को और हुमायूं साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।